आवाज आ रही है आप दोनों? चलो। तो क्या नाम है आपका? हम्म। अच्छा, बैंगलोर में रहते हो आप? कौन सी कंपनी है? और अभी किस डोमेन में आप जॉब कर रहे हो? नेटवर्क में क्या क्या करते हो? अच्छा। और कितना एक्सपीरियंस टोटल कॉस्ट हो आपको? तो आप 8 ईयर से नेटवर्किंग में ही हो? चेतन आपका? हम्म। अच्छा। और तो डेवऑप्स में आप वर्किंग में हो अभी? अच्छा। जस्ट 1 मिनट रुकना चाहिए। हाँ, बोलो। हम्म। हम्म। अच्छा। 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 चलो, बहुत बढ़िया। और
तो बेसिकली आपके कंपनी के एनवायरनमेंट में डेवऑप्स चल रहा है, राइट? आपको नहीं मिल रहा है उस पर्टिकुलर पे काम करने। ठीक है। और कौस्तव आप मूव करना चाहते हो, राइट? और चेतन, आप कौन सी कंपनी में हो? क्या बताया ना? एक्सेंचर, यही है बैंगलोर। रहते हैं नोएडा में हो। तो एक्सेंचर में हो आप, राइट, समझ गया। अच्छी कंपनी है एक्सेंचर। हम्म। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली मोटा मोटा मेरी स्क्रीन दिख रही सबको, दोनों को, आप दोनों को? कुछ नहीं दिख रहा। मैं दिख रहा हूँ। तो आप लोग भी ऑफिस में हो या घर निकल चुके हो? तो बेसिकली डेवऑप्स को समझाने के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कोशिश करूंगा कम वर्ड में जल्दी आप समझ जाओ डेवऑप्स को। डेवऑप्स मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है। TEVOPS। DEV मतलब डेवलपमेंट, OPS मतलब ऑपरेशन। अब धीरे धीरे डेवऑप्स से इंस्पायर होके और भी वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे डेवऑप, डेवसेक सुना होगा, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी सुना होगा ना? तो बेसिकली इन सब चीजों को समझने का मतलब क्या है, देखो। हर कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है और उन्हें अपनी लाइफ में यूज करना है। कुछ कंपनियां होंगी जो अपने लिए सॉफ्टवेयर बना रही हैं और खुद ही यूज कर रही हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही हैं बट किसी थर्ड कंपनी के लिए कर रही हैं। तो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, कस्टमर तक डिलीवरी, ये पूरी पाइपलाइन जनरेट करने करके देना। उसके बाद डेवलपमेंट, डेवलपर के एंड से जो भी चेंजेस होना है, और वो चेंजेस ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होना चाहिए एंड ऑफ कस्टमर। ऐसा अगर आप कुछ भी सेटअप कर देते हो, ऐसा आप इंडस्ट्री में कुछ भी इस टाइप से आप सेटअप कर देते हो, दैट इज अ कॉल्ड पाइपलाइन। दैट इज अ कॉल्ड पाइपलाइन। इसी पाइपलाइन को लोगों ने नेम दे दिया डेवऑप्स। इस पाइपलाइन के जनरेट करने से जो बेनिफिट्स होता है, वो इंडस्ट्री को बेनिफिट्स हो जाता है किस चीज का? टाइम सेविंग, बस। इसी टाइम सेविंग के पीछे हम लोगों को ये पाइपलाइन सेटअप करना पड़ता है। इस पाइपलाइन को सेटअप करने के लिए बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, इस तरीके से हर एक स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन का बंदा होता है। हर एक स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन का बंदा होता है। बट किसी पर्टिकुलर स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो कोऑर्डिनेट पर्सन होता है, उसी को हम लोग डेवऑप्स इंजीनियर कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जस्ट लाइक
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपर्स की नीड है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के बाद उसको एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर करने के लिए रेपोजिटरी सर्वर्स आपको चाहिए, और ऐसा रेपोजिटरी सर्वर्स चाहिए आपको जिसमें वर्जनिंग के फीचर्स है, जिसको हम लोग वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम एक स्टेज हो गया, डेवलपर एक स्टेज हो गया, एक स्टेज डेवलपर, सेकंड स्टेज वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम, थर्ड स्टेज हो गया आपका सॉफ्टवेयर सोर्स कोड टेस्टिंग, फोर्थ स्टेज हो गया आपका बिल्ड कंपाइल, फिफ्थ स्टेज हो गया आपका डिप्लॉयमेंट, सिक्स नंबर का स्टेज हो गया आपका प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, जहां पर आपके कंप्यूटर्स है, आपके लोड बैलेंसर्स है, आपके EC2 है, या फिर आप कंटेनराइजेशन है तो डॉकर कुबरनेटिस है। फिर सेवन स्टेज हो गया आपका फायरवॉल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, जहां पे एंड ऑफ यूजर आके लैंड करेंगे। फिर फाइनल स्टेज हो गया आपका इंटरनेट। ये नंबर ऑफ स्टेजेस, ये स्टेजेस जो मैं आपको बताया, ये आपके सबसे बोले तो बेसिक स्टेजेस है। ये स्टेजेस चाहिए ही चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के। उसके बाद अपने काम को और इजी करने के लिए यहां पर और भी बीच बीच में स्टेजेस ऐड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे सॉफ्टवेयर बिल्ड होने के बाद उसको प्री प्रोडक्शन या प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से पहले लोगों ने कहा कि पहले इस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी टेस्ट का एक स्टेज बीच में लगा देते हैं। तो क्वालिटी इंश्योरेंस एक स्टेज बीच में आ गया। तो इन सारे स्टेज में पर्टिकुलर टीम होती है, इन सारे स्टेज में पर्टिकुलर टीम होती है। वर्जनिंग कंट्रोल की टीम होगी, सेकंड स्टेज में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टीम होगी, थर्ड नंबर के स्टेज में बिल्डिंग कंपाइलिंग की टीम होगी, फोर्थ नंबर के स्टेज में डिप्लॉयमेंट की टीम होगी, सिक्स नंबर के स्टेज में प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन की टीम होगी, सेवन नंबर के स्टेज में नेटवर्किंग ISP की टीम होगी। पर्टिकुलर टीम होगी हर एक स्टेजेस में। बट अगर ये कोई भी स्टेज अगर फेल्ड होता है तो आपका गोल कंप्लीट नहीं होगा। तो कंपनी एक ऐसा कोऑर्डिनेट पर्सन हायर करके रखती है जो सारे स्टेजेस को से कोऑर्डिनेट करे। जब भी कोई जॉब चले, जॉब कब चलेगी? जब भी डेवलपर कोई नया कोड पे चेंजेस करेगा तब तब जॉब चलेगी, तब तक पाइपलाइन चलेगी। और जब जब पाइपलाइन चलेगी तो हर एक स्टेज में अपना अपना टास्क परफॉर्म होगा। और कोई भी स्टेज अगर फेल्ड हो जाता है किसी भी मोमेंट में, तो उस स्टेज को रिजॉल्व करना, उस स्टेज पे ट्रबल शूट करके उस स्टेज का प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व करके देना, ये काम होता है ऐसे पर्सन का जो इस पाइपलाइन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। उसी को कहते हैं डेवऑप्स इंजीनियर। समझ में आई? कम शब्दों में मैंने आपको समझाया। बट तो इसीलिए कहा जाता है कि जस्ट लाइक आप ये देखो कि एक कंपनी के अंदर अगर प्रोजेक्ट्स है और एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक उस प्रोजेक्ट में HR डिपार्टमेंट भी है, फिनांस भी है, डेवलपर्स भी है, नेटवर्क के बंदे भी हैं, स्टोर सारे बंदे हैं। बस उन सबका एक लीडर है, एक ही लीडर है। उस लीडर को सारे स्टेजेस, सारे डिपार्टमेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए, तो ही वो सबको हैंडल कर सकता है। तो ऐसे ही इस यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन पर्सन होता है, उसको हायर करने से पहले उससे
उसके इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं स्टेजेस के बारे में, कि आपको इस स्टेज का आइडिया है, आपको इस स्टेज का आइडिया है, आप इन डेप्थ नहीं आइडिया है, बट एक्चुअल में आपको 40 हर एक स्टेजेस की नॉलेज आपको पास होनी चाहिए, और एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, एज अ कंसेप्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए हर एक स्टेजेस का। उससे कंपनी आपको ये जज करती है कि अगर इसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसको हर एक स्टेज का नॉलेज है, तो कभी कोई स्टेज में प्रॉब्लम्स आएगी तो ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को रिकवर करके दे सकता है, क्योंकि आगे फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर न्यूज जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को ही आगे शेयर करना पड़ेगा, भाई जॉब क्यों नहीं चली, किस स्टेज में फेल्ड हो, क्योंकि हर स्टेज पे तो अपने अपने डिपार्टमेंट के बंदे हैं, वो तो फाइट करेंगे एक दूसरे से, वो कहेगा मेरा ओके है, वो कहेगा मेरा ओके है, उन सब फाइटिंग को कौन हैंडल करेगा? वो वो बंदा होगा, वो कोऑर्डिनेशन पर्सन होगा, जो चीजों को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा कि ये स्टेज में ये एरर है, तो ये प्रॉब्लम है, आपका इशू है, आप इसे सॉल्व करो। नहीं तो आपस में सारे फाइट करते। समझ आ गई मेरी बातें? तो इसी को कहते हैं डेवऑप्स इंजीनियर। फिर वो पाइपलाइन ना चलने पे अगर डेवलपर के एंड से इशू है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन डेवलपर्स को भी कॉल पे लेगा कि आपका कोड से रिलेटेड इशू है, क्योंकि डेवलपर ने तो कोड लिख कर दे दिया, अब बिल्डिंग हो रही है, बिल्ड कंपाइलिंग स्टेज पे है, वहां पे आके एरर दे रहा है, डेवलपर को क्या पता? तो डेवलपमेंट से लेके डिलीवरी तक सारा कोऑर्डिनेशन डेवऑप्स इंजीनियर करता है। तो इसीलिए डेवऑप्स इंजीनियर की प्रोफाइल में कहा जाता है कि मिनिमम 10 टूल्स, 11 टूल्स होना चाहिए, जस्ट लाइक एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेजेस होंगे वो जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लाइक लिनक्स होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके पास लिनक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप ट्रबल शूट इजिली कर सकते। फिर कहा जाता है आपके पास कोई क्लाउड होना चाहिए। क्लाउड क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो प्रोडक्शन है, जो प्री प्रोडक्शन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, वो क्लाउड पे लगा। तो क्लाउड पे अगर कोई इशू है तो आपको पता होना चाहिए भाई क्या प्रॉब्लम, तो आपको क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए। फिर कहा जाता है कि डिप्लॉयमेंट टूल आपके पास होना चाहिए, जैसे सेल स्क्रिप्टिंग हो गया, पाइथन हो गया, या फिर एंसिबल हो गया, ऐसा कुछ होना चाहिए आपके पास। अगर कंपनी कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन में, तो आपको ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी, डॉकर, क्यूबरनेटीज। अब इसके अल्टरनेटिव टूल्स भी आ जाते हैं, जैसे क्लाउड में मैंने आपको बताया एडब्ल्यूएस है, तो कोई कंपनी गूगल क्लाउड यूज कर रही होगी, कोई कंपनी एजोर क्लाउड यूज कर रही होगी। सबका फंडामेंटल सेम है, बस प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अलग है। ऐसे कंटेनराइजेशन पे चले जाओ आप, तो कई कंपनी कुबरनेटिस यूज कर रही होगी, तो साथ हो सकता है कोई कंपनी ओपन शिफ्ट यूज कर रही हो सकता है कोई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एजोर का कुबरनेटिस मैनेज सर्विस यूज कर रही हो, एकेएस। कोई कंपनी हो सकती है एडब्ल्यूएस का ईकेएस यूज कर रही हो, कोई कंपनी हो सकता है गूगल क्लाउड का जीके यूज कर रही हो। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हो सकता है कोई कंपनी वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम में गिटहब यूज कर रही हो, कोई कंपनी बिटबकेट यूज कर रही हो, कोई कंपनी गिट लैब यूज कर रही हो, कोई कंपनी कोड कमिट यूज कर रही हो। ऐसे बिल्डिंग स्टेज में कोई कंपनी माविन यूज कर रही हो, कोई कोड बिल्ड यूज कर रही हो। डिप्लॉयमेंट के स्टेज में कोई कंपनी एंसिबल यूज कर रही, कोई सेल स्क्रिप्टिंग यूज कर रही, कोई पाइथन कर रही, कोई कोड डिप्लॉय यूज कर रही है। कुछ भी हो सकता है। मॉनिटरिंग में कोई कंपनी नागियोस यूज कर रही होगी, कोई क्लाउड बॉट, कोई जेबिक्स, कोई प्रोमेथियस, ग्राफाना। तो कहा जाता है कि हर स्टेज के नंबर ऑफ अल्टरनेट
ऑप्शंस हैं, बट इन सब का फंडामेंटल सेम। क्लियर है? और अगर आपको हर एक स्टेज, एक एक स्टेज की एक एक टेक्नोलॉजी आपने सीख ली, उसी का अल्टरनेट आपको सीखना, टाइम नहीं लगेगा। जस्ट आपका बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर है, बस आपको ये देखना है कि अच्छा वो चीज कैसा दे रहा है, वो चीज कैसा दे रहा है, बस लाइक थी। समझ आ गया? तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लाउड से। अब आप लोगों को क्लाउड के बारे में थोड़ा आइडिया है तो मुझे बता सकते हैं किस लेवल का आइडिया? क्या क्या किया AWS में? अच्छा। और आपको कॉस्ट ऑफ? ठीक है। तो मुझे, और डॉकर कुबरनेटिस में क्या आइडिया है कंटेनराइजेशन में? अच्छा, डॉकर में क्या क्या किया है? अच्छा। और ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स में? डे टू डे लिनक्स पे काम करते हो? चलो, AWS ठीक है, से स्टार्ट करते हैं। तो AWS में बेसिकली अगर हम लोग देखें, AWS को कंपेयर करें गूगल के साथ, एजूर के साथ, ठीक है, तो इनमें जो मेजर डिफरेंशिएट आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा लाइक प्लेटफॉर्म को लेके, और कुछ इनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। जैसे AWS डिफरेंट नाम्स उसे देता है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे अलग मिलते हैं। गूगल में थोड़ा कंसेप्ट आपको मिलेगा, प्लेटफॉर्म अलग मिलेगा, बट फंडामेंटल सबका सेम। अब AWS में अगर आपको यूज केस अगर हम लोग देखें इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो AWS की नीड आपको कब कब पड़ेगी? तो इसकी नीड ऐसे समझ लो कि आपकी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट्स आया, और उस प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम लोग क्लाउड पे जाकर सेटअप करना है। तो सबसे पहले कंपनी ये डिसाइड करेगी कि क्लाउड पे हम लोग सेटअप तो लगाएंगे, बट आर्किटेक्चर का साइज क्या हो, लाइक डेटा सेंटर का साइज क्या हो।
तो सबसे बड़ा कंपनी के पास चैलेंज ये होता है कि इस चीज का डिसीजन करना कि हम क्लाउड पे जाकर रिसोर्सेज तो उनसे बाय करेंगे। और आप लोगों को पता है कि क्लाउड में जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑन प्रोमाइसेस में अपफ्रंट कॉस्ट आपको देना पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपके जाते हैं। बट क्लाउड पे क्या होता है, कोई भी आपको अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देना। आप गए और फर्स्ट डे से आपने सेटअप लगाया, और जितने आवर्स आप यूज करोगे उतने आवर्स का आपका बिल आना। कोई मेंटेनेंस को लेकर टेंशन नहीं लेनी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आपको टेंशन नहीं लेनी। सेटअप आपका विद इन आवर्स हो जाएगा। डिजास्टर रिकवरी की प्लानिंग आप विद इन आवर्स कर सकते हो। माइग्रेशन आप विद इन आवर्स कर सकते हो। तो जो चीज लॉन्ग टाइम में होती थी वो चीजें शॉर्ट टाइम में होने लगी अगर आप क्लाउड पे आते हो तो। क्योंकि सारी चीजें क्लाउड वालों ने पूरा इंफ्रा लगा के रखा है, आपको सिर्फ ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एज अ वर्चुअली यूज करने को आपको देते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का ये प्लानिंग प्लॉटिंग होता है कि साइज किस बेस पे डिसाइड करें। तो आप में से आप दोनों में किसी को आइडिया है कि अगर आपके पास या आपकी कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट्स आ गया पर्टिकुलर क्लाइंट्स का, और आपको कहा गया कि ये प्रोजेक्ट्स आपको सेटअप करना है, तो आप उन उस क्लाइंट से क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, बता सकते हैं आप में से, आप दोनों में से कोई अपना माइंड यूज करके थोड़ा। क्या बोल आप? अच्छा, और राइट राइट, और क्या मांगोगे? चेतन आप बताओ। राइट, सबसे पहले आप उस क्लाइंट से ये बोलोगे कि जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्लाइंट से आप क्या पूछोगे, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। मान लो उनका नेचर ऑफ बिजनेस होटल का होता है, तो आप उनसे पूछो कि आपके होटल्स कहाँ कहाँ पे हैं, कितने होटल्स हैं, होटल्स पे कितने रूम्स हैं, कितने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, कितने ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, आपका एक होटल वन डे में कितना डेटा जनरेट करता है। कितने डेटा नहीं बता सकते हो तो आप उनसे पूछो कि एक दिन में कितने लोग विजिट करते हैं एक होटल से। ऐसे सारे होटल्स का डेटा लो, एक एस्टिमेट लगाओ कि एक यूजर होटल पे आता है तो करता क्या है। लाइक जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, चेक इन चेकआउट, कुछ एसेसरीज यूज करेगा, उनके 24/7 कैमरास चल रहे हैं तो कैमरास डेटा जनरेट करेगा। लाइक एक विजुलाइजेशन करो, फिर उनके डेटा आपको कितने दिन रखना है। मान लो उनका नेचर ऑफ बिजनेस कुछ ऐसा होता है बैंकिंग से रिलेटेड, या उनका नेचर ऑफ बिजनेस कुछ ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, या उनका नेचर ऑफ बिजनेस कोई पेमेंट गेटवे से रिलेटेड होता है। तो उनसे पूछो कि एक दिन में कितने यूजर्स आपके पास पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको स्पीड क्या मैटर करती है। तो उनसे सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस पूछो। नेचर ऑफ बिजनेस पूछने के बाद कई क्लाइंट तो ऑलरेडी उनके पास आईटी एक्सपर्ट टीम होती है, तो वो आपको खुद सारा कुछ नेचर ऑफ बिजनेस भी बता देगी अपने से। उनको वर्कलोड, आपको वर्कलोड भी बता देगी कि एक दिन में इतने वर्कलोड होते हैं, इस टाइम पर वर्कलोड आते हैं, इस टाइम पर वर्कलोड नहीं होते। तो उस टाइम पे तो आपको इजी हो जाएगा। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं। तो नेचर ऑफ बिजनेस पूछो, ट्रैफिक पूछो, लोकेशन पूछो, उनके कस्टमर कहाँ का है। देन उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट करो
आप आर्किटेक्ट हो, तो आप प्रिडिक्ट करो कि इनिशियल स्टेज में क्या साइज लगेगा डेटा सेट। ये चीज चाहे ऑन प्रोमाइसेस में करनी पड़े, चाहे सेटअप क्लाउड पे करनी पड़े, ये तो फर्स्ट स्टेज होता है। फिर आपने फर्स्ट स्टेज में ये डिसीजन आपने कर लिया, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस ले लिया, ट्रैफिक लोड आपने सब कुछ ले लिया। अब आपका काम होता है कि चीजों को सेटअप कर। अब जब आप सेटअप करने जाओगे, जस्ट लाइक आपने प्लानिंग किया कि ठीक है हमने प्लान कर लिया, अब हमको सेटअप करना। अब आप सेटअप करने जा रहे हो इस चीज। तो सेटअप करने से पहले आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि डेटा सेंटर अगर हम लोग सेटअप करेंगे तो सबसे पहले आपको आईपी एड्रेसेस का एक आइडिया होना चाहिए कि आपको IPv4 पे सेटअप करने जा रहे हो या IPv6 पे सेटअप करने जा रहे हो। और IPv4 पे अगर सेटअप कर रहे हो तो कौन कौन सी क्लासेस हम लोग यूज कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लास ए या क्लास बी या क्लास सी या डी और ई। तो आप लोग अगर वर्किंग में हो और आप लोग नेटवर्किंग में हो तो आपको पता ही होगा, क्लास ई और क्लास डी हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लास ए बी और सी। इतना क्लियर है सबको, आप दोनों को? तो मुझे आप बताओ, क्लास ए में से ऐसा कौन सा रेंज है जो हम लोग अपनी प्राइवेट सेटअप के लिए यूज करते हैं? ऐसा कौन सा रेंज? आप दोनों में से किसी को पता है? हाँ, कौन सा रेंज? क्लास ए का आईपी रेंज मुझे बता दो एक बार। 1 से लेके 126। क्लास बी? 191। क्लास सी? क्लास डी? और ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्लास ई। ये हो गया आपका क्लास डी। ये हो गया आपका क्लास सी। ये हो गया आपका क्लास क्लास बी। ये हो गया आपका क्लास ए। तो अब मुझे आप लोग बताओ, क्लास ए में से ऐसी कौन सी आईपी का रेंज है जो मैं अपना लोकल डेटा सेंटर के लिए यूज कर सकता हूं? बताओ, बोल के बताओ। 10 डॉट और क्लास बी में से 172.16.31.255.255। और क्लास सी से 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.
255, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट सेटअप करने के लिए क्लास ए से ये रेंज है, क्लास बी से ये, क्लास सी से। तो क्लास ए से अगर हम लोग ये रेंज यूज करते हैं, तो प्राइवेट सेटअप करने के लिए सबसे पहला आपका काम होता है कि आप एडब्ल्यूएस में जाएं और क्या करें, वहां पे आप पहले कि आप लोग क्या करें, एक बाउंड्री क्रिएट करें, वर्चुअल बाउंड्री। देखो एडब्ल्यूएस में अगर हम लोग बात करें तो एडब्ल्यूएस जो आपको सर्विसेज देते हैं, एक तो आपने सुना होगा पहले कभी प्राइवेट क्लाउड वर्ड सुना है, एक सुना होगा आपने पब्लिक क्लाउड, एक सुना होगा आपने पहले कभी हाइब्रिड क्लाउड, एक सुना होगा आपने पहले कभी मल्टी क्लाउड, एक वर्ड आपने सुना होगा वर्चुअल प्राइवेट। सुना है ये सारी चीजें, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड और मल्टी क्लाउड। एक बार बताओगे मुझे इनमें से क्या क्या आपको आइडिया है? जस्ट में एक मिनट में। हाँ जी, केसर, बताओ प्राइवेट क्लाउड। हाँ। हम्म। 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 अच्छा, ये मल्टी क्लाउड हो गया। और बताओ चेतन, आप बताओ। वास्तव आप बताओ। अच्छा, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो क्लाउड का मतलब है ना, क्लाउड, जो, राइट, क्लाउड का मतलब होता है बादल। ठीक है, तो बादल से इंस्पायर होके
क्लाउड कंप्यूटिंग में समझाता हूँ डिटेल। आपने अपनी बिल्डिंग ली, यहाँ पे आपने डेटा सेंटर बनाया। इस डेटा सेंटर में एक भी सर्वर को आप बिल्डिंग के अंदर जाकर एक्सेस नहीं कर रहे, आप एक्सेस कर रहे हो वाया रिमोट फ्रॉम दी बादल। यही हुआ ना? क्या हुआ? फ्रॉम दी बादल। तो कोई भी रिसोर्सेस को अगर फ्रॉम दी बादल एक्सेस किया जा रहा है, फ्रॉम दी इंटरनेट, फ्रॉम दी रिमोट, तो उसको एज अ क्लाउड हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्लाउड के वे से उसको एक्सेस कर रहे हैं। बट क्या एक्सेस कर रहे हैं? कंप्यूट की सर्विस। तो लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग बोलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग 2006 में आई है। बट मैं आपसे कहता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग 50 साल पहले। पहले कंपनी किसी के लिए डेटा सेंटर बिल्डिंग में लगा कर दे दी, और उसको एक्सेस हम लोग एज अ क्लाउड की तरह करते। क्या करते थे? एज अ क्लाउड की तरह करते। बस पहले में और अब में फर्क ये था कि पहले कोई एडवांस में डेटा सेंटर कोई लगाकर नहीं रखता था किसी के लिए। पहले डेटा सेंटर का कंसेप्ट वर्चुअल का था ही नहीं। बाद में तो वर्चुअल का भी आ गया, वीएमवेयर का आ गया, ओपन स्टैक आ गया, तो वर्चुअलाइजेशन भी चलने लगी। लेकिन तब भी कोई किसी के लिए एडवांस में डेटा सेंटर लगाकर नहीं रख रहा। प्रोजेक्ट आएगा तो लगाएंगे, प्रोजेक्ट आएगा तो लगाएंगे। तो आप अगर देखो तो पहले भी हम लोग या हमारे क्लाइंट्स डेटा सेंटर कहीं और लगा रहे हैं और हम उसको रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। आज भी क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ जाने के बाद भी तो यही हो रहा है। कुछ अलग हो रहा है क्या? आप बताओ मेरे को, कुछ अलग हो रहा है? हाँ जी। चेतन, कौस्तव, कुछ अलग हो रहा है? सेम है ना? अगर आपकी कंपनी एक्सेंचर है, आपकी कंपनी को किसी बैंकिंग का प्रोजेक्ट आया, तो आपकी कंपनी एक्सेंचर ने अपनी बिल्डिंग में लगा लिया। बट उनके भी आईटी के बंदे हैं, उनके भी डेवऑप्स के बंदे हैं, उनके भी पर्टिकुलर सर्विस के बंदे हैं, जो लंदन में बैठकर आपके नोएडा एक्सेंचर की बिल्डिंग में लगा हुआ डेटा सेंटर पे जो सर्विस चल रही है उसको रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। और अगर वही डेटा सेंटर में एडब्ल्यूएस में रख दूं तो भी रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। तो फर्क कहां पे है? बैकएंड देखा जाए तो फर्क तो कुछ भी नहीं है। कोई फर्क नहीं दिखा। बट उस टाइम पर हम लोग क्लाउड टर्म्स यूज नहीं करते थे। क्लाउड उस टाइम पे भी था। अब ये हो गया है कि कंपनियां एडवांस में लगा कर रखती हैं, और सर्विसेज इतनी फास्ट आपको दी जा रही है कि कुछ भी चीज चाहिए विद इन ए मिनट ले लो। इतनी चीजें एडवांस में लगा के रखी गई। एडब्ल्यूएस कंपनी क्या करी? सब कुछ एडवांस में लगा दी। लोड बैलेंसर की सर्विस, मॉनिटरिंग की सर्विस, डीएनएस की सर्विस, कंटेनराइजेशन की सर्विस, कंप्यूट की सर्विस, स्टोरेज की सर्विस, मशीन लर्निंग की सर्विस, सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ बैकएंड में लगाकर वर्चुअल लेयर बनाकर सब दे रहे हैं, और कहते हैं विद इन अ मिनट। हाँ, मानते हैं कि ये सब इतना फास्ट देने के पीछे डेफिनेटली कोई हार्ड डेवलपमेंट की गई हो, कोई हार्ड इंप्लीमेंटेशन की गई हो, जो पहले नहीं थी। तो अगर आपकी कंपनी अपनी बिल्डिंग में डेटा सेंटर लगाती है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। अगर आपकी कंपनी
क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाकर डेटा सेंटर लगाती है उनकी पब्लिक रिसोर्सेस को यूज करके। जैसे गई कंप्यूट बना ली, गई लोड बैलेंसर बना ली। जैसे आपने देखा है कि उनके कुछ डिफॉल्ट सर्विसेज होते हैं कि आप इंस्टेंस बनाना चाहते हो लेकिन आपको वीपीसी बनाने की जरूरत नहीं, आपको शेयर टेनेंसी मिल गई, पब्लिक क्लाउड है। लेकिन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है कि आपने इन क्लाउड प्रोवाइडर के पास गए और वहां पर जाने के बाद भी आपने अपना एक वर्चुअल स्पेस, एक प्राइवेट स्पेस लिया। बट वो प्राइवेट स्पेस जो कल तक हमारा फिजिकल होता था, आज वो फिजिकल ना होकर वर्चुअल है, बट है हमारा प्राइवेट। वहां पे कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। उसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो इसीलिए कंपनी अपना एडब्ल्यूएस में जाकर अपना प्राइवेट स्पेस लेती है, जिसको वो वर्क प्राइवेट कहती है। क्या कहती है? प्राइवेट क्लाउड। वही पहला वाला क्लाउड की तरह, बस फर्क ये है कि वो फिजिकल रहता था, ये वर्चुअल, और वहां जाकर पूरा डेटा सेंटर लगा। तो उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट। और ये सारी चीजें होती हैं वीपीसी के। और हाइब्रिड क्लाउड मतलब कंपनी अपना कुछ हिस्सा अपनी फिजिकल बिल्डिंग में रखी है, कुछ हिस्सा अपनी वर्चुअल प्राइवेट वाली स्पेस पे रखी है, और दोनों को कंबाइन करके अपना सेटअप लॉन्च कर रही है। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। और मल्टी क्लाउड का मतलब कुछ रिसोर्सेज एडब्ल्यूएस में है, तो कुछ रिसोर्सेज गूगल क्लाउड में, कुछ एजोर में। इन सबको आपस में कंबाइन कर कर उन्होंने फाइनल एक डेटा सेंटर लॉन्च किया। दैट इज कॉल्ड मल्टी क्लाउड। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? चेतन कौस्तव दोनों को समझ आ गया? तो समझ गया ना? तो अब तो इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा, एक्सेंचर में आपने वर्ड सुना होगा, इरेक्शन में आपने वर्ड सुना होगा कि वहां के कुछ बंदे ऐसा कहते हैं कि हमारी कंपनी प्राइवेट क्लाउड यूज कर। वो उनको भी क्लाउड कह रहे हैं, उनको भी वो लोग को रिलेट कर रहे हैं एडब्ल्यूएस के साथ, उनको भी वो लोग को रिलेट कर लेते हैं गूगल क्लाउड के साथ, उनको भी वो लोग को रिलेट करते हैं एजोर के साथ। तो वो गलत नहीं है, वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्लाउड तो वो भी है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? हाँ, वही है। अब ये क्लाउड प्रोवाइडर जो सर्विसेज देते हैं वो आपको तीन मेथड में देते हैं। एक देते हैं आई डबल एस मेथड में, आई डबल एस। एक देते हैं पी डबल एस मेथड में, एक देते हैं एस डबल एस मेथड। तीन मेथड में देते हैं। आई डबल एस का मतलब हो गया इंफ्रा स्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मतलब मैं क्लाउड प्रोवाइडर के पास गया और मैंने उनको बोला, जैसे कि मान लो मेरे को डेटा सेंटर लगाना है, तो मैं नेहरू प्लेस किया, हमारे दिल्ली एनसीआर में एक कंप्यूटर मार्केट है, बिगेस्ट। चेतन को पता होगा, वास्तव आपको भी शायद पता हो, सुना होगा। हाँ, तो मेरे को किसी प्रोजेक्ट को लगाना, तो मैं नेहरू प्लेस गया, वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद के ले आया। आगे सब कुछ मुझे करना। वैसे ही क्लाउड प्रोवाइडर कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, बाकी सब आप करो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मैंने उनसे लोड बैलेंसर ले लिया, उनसे डीएनएस ले लिया, उनसे कंप्यूट ले लिया, स्टोरेज ले लिया, फिर सेटअप मेरे को खुद ही लगाना है। सेटअप मुझे खुद ही लगाना है। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा। क्या आपने क्लाउड प्रोवाइडर से सिर्फ इंफ्रा लिया है, आगे आपको सब कुछ करना है, उसके ऊपर सेटअप तैयार, कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ। एक हो गया पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जहां पर आपने बोला, जैसे पैस आपको समझाता हूँ। आज के टाइम पे हम लोग को लैपटॉप खरीदना है, ठीक है? तो हम कंप्यूटर मार्केट में जाते हैं, तो हमें लैपटॉप जो मिलता है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड, फ्यू सॉफ्टवेयर लोडेड, बेसिक होम, घर पे काम करने वाले सारे एप्लीकेशन लोडेड होते हैं। तो वो लैपटॉप एज अ पैस है। और वही 10 साल पहले लैपटॉप हम लोग खरीदने जाते थे तो ब्लैंक मिलता था, आपको लैपटॉप दे देता था, आप घर आके विंडो इंस्टॉल करते थे। याद है आप लोगों को? पहले कभी देखा होगा, डॉस के साथ आता था। तो वो लैपटॉप आपने जो खरीद के लाया एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट से खरीद के लाया।
लेकिन आजकल के लैपटॉप पैच के साथ मिलते हैं, प्लेटफॉर्म के साथ, कुछ नहीं करना, विंडो अपडेटेड मिलेगा। तो वैसे ही आपने क्लाउड प्रोवाइडर से बोला कि मेरे को प्लेटफॉर्म के साथ चाहिए। एक होता है सैस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां पर आपने आपने कंप्यूटर जिस पर्पस के लिए खरीदा था, जैसे मान लो मैंने मार्केट से कंप्यूटर खरीदा, किस चीज के लिए, कोई गेम को रन करने के लिए, गेम खेलने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं लैपटॉप खरीदूंगा, फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा, फिर मैं गेम डालूंगा, देन खेलूंगा। तो 3 स्टेप्स हो गए, पहला लैपटॉप बाय करना, ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, गेम इंस्टॉल करना। अगर सिर्फ लैपटॉप खरीदते हो तो AWS, अगर लैपटॉप के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हो तो पैस, प्लेटफॉर्म मिल गया, सिर्फ गेम डालना है। और अगर लैपटॉप के साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विद गेम मिल जाए आपको, ठीक है, और वो गेम भी ऐसा है जो आपको ऑनलाइन जाके सीधे खेल रहे हो, वो बैकग्राउंड में कहीं पे रखा हुआ है जहां पर लोडेड है, आपको ना तो लैपटॉप से मतलब, ना तो प्लेटफॉर्म से मतलब, ना तो गेम इंस्टॉल करने से मतलब, आप इंटरनेट में गए और आपने लॉग इन किया और फट से खेलना स्टार्ट कर दिया। तो जो गेम आप ऑनलाइन खेल रहे हो, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं तो चल रहा होगा ना सर, वो चीजें कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे तो चल रही होंगी ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो हो गया पैस, तो रिसैस हो गया, सॉफ्टवेयर जैसा। तो ये क्लाउड प्रोडक्ट कहते हैं कि हम ये भी देते हैं, आप जस्ट बताइए। बस फर्क क्या होगा, AWS सस्ता पड़ेगा, पैस थोड़ा महंगा, सैस थोड़ा महंगा। तो देखो आपको रेडी टू मूव चीजें भी तो दे रहे हैं। समझ आ गई? तो क्लियर हो गया ना सबको? तो आज यहीं पे ड्रॉप करता हूं मैं, कोई सवाल है आप लोगों को तो पूछ सकते हो। क्या? सर एआई का कंट्रीब्यूशन देखो ये है कि जो आप काम कर रहे करोगे डेवऑप्स में, ठीक है, उन्हीं काम को एआई थोड़ा और इजी कर दे, बस यही कंट्रीब्यूशन है, और कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप अगर ये सोचो कि मुझे डेवऑप्स नहीं करूं और सिर्फ एआई कर लूं, वो आपके लिए यूजलेस है। तो काम डेवऑप्स पे ही होना है, बट एआई, चैट जीपीटी, ये क्या करते हैं, आपके डेवऑप्स के काम को ही और इजी कर देते हैं, और आपका टाइम को बचा देंगे। बस यही है। नहीं सर, जॉब खत्म नहीं करेगा, जॉब तो मार्केट पे रहेगी, ऐसा कोई गलत न्यूज है। वो जस्ट ये है कि आज जो काम हम लोग डेवॉप्स में कर रहे हैं, और मान लो फुल डे बैठ के हम लोग करते हैं कोई काम को 8 घंटा, तो एआई आने से वही काम आधा घंटा 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, अब जस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो मैं डेवलपर, और मेरी कंपनी ने मेरे को बोला कि आपको ना इस पर्टिकुलर पैटर्न पे डेवलपमेंट करना, ठीक है। अब मैं डेवलपमेंट करने बैठ गया, अब मेरे पास कोई भी हेल्पिंग टूल नहीं है, तो मैं पूरी कोडिंग मैनुअल लिखूंगा। आज लोग डेवलपर क्या करते हैं, चैट जीपीटी में जाते हैं और वहां पे अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं, वो पूरी की पूरी कोडिंग उनको निकल के आ जाती है, उनको कोडिंग लिखना ही नहीं है। वो कोडिंग उठाए, जस्ट कॉपी पेस्ट किया, फ्यू चेंजेस किया, और लॉन्च करके दे दिया। तो ये एआई भी ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन अगर आप देखें तो ये काम वो बंदा नहीं कर सकता जिसको डेवलपमेंट नहीं आती। वो क्या ही कॉपी करेगा, वो क्या ही चेंजेस करेगा। कौन कर सकता है? जिसको डेवलपमेंट आती है।
तो डेवलपर के ही काम को इजी हो गया, राइट। तो ये पुराना एक्सपीरियंस जो है वो ही आगे बढ़ता जाए। अब जैसे आप लोग नेटवर्किंग में काम किए, ठीक है, आप लोग समझना, आप लोग का नेटवर्क का कंसेप्ट अच्छा होगा, आप वीपीसी जब पढ़ करते होगे, वीपीसी में काम या वीपीसी में मैं एड ऑन चीजें पढ़ाऊंगा, आप जल्दी कैच करो। वहीं पे अगर मैं उस बंदे को सिखाऊं वीपीसी, जो बंदा नेटवर्किंग को कभी देखा ही नहीं है, उसके सर के ऊपर से चला जाता है। तो आप ये देखो ना कि आपका पुराना नेटवर्किंग ही यहां पर क्या हो गया, ऐड हो गया। तो बस वही है, और कुछ नहीं। और कोई डाउट है तो आज यहीं पे ड्रॉप करें। मैं एक फोल्डर बना दूंगा, वहां पे हर डे की रिकॉर्ड, हर पर डे की रिकॉर्डिंग आप लोगों को अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। चलो बाय। पोर्टल पे नहीं, मैं ड्राइव पे आप लोगों को, मेरे को अपनी अपनी ईमेल आईडी टेक्स्ट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलो ओके, बाय। बाय।